अर्जुन सुभद्रा विवाह रहस्य। जब कुंती श्री कृष्ण की बुआ थी तो उन्होंने अपने बेटे अर्जुन का विवाह अपनी भतीजी सुभद्रा के साथ क्यों किया, जबकि रिश्ते में ये एक दूसरे के भाई बहन लगते थे। इसके पीछे क्या रहस्य, यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। परम सत्य ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। सुभद्रा और बलराम दोनों वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी की संतान थे, जिनका जन्म यशोदा नंद के घर अज्ञातवास में हुआ था। रोहिणी पुरु वंश की राजकुमारी थी, जिस वंश से जरासंध, कौरव आदि उत्पन्न हुए थे। वसुदेव की कुल 13 रानियां थी, जिसमें 6 यादव थी, 5 पौरव थी और 2 अज्ञात कुल की थी। अतः भले ही यहाँ कुंती, जो कि यादव राजकुमारी थी, जिनका विवाह कुरुवंशी पांडु से हुआ था, किंतु अर्जुन आदि कुंती पांडु के अंश से पैदा न थे, वो देववंश से उत्पन्न संतान थे, और पांडु से उनको सिर्फ पिता का नाम और वंश की पहचान मिली थी। आप पांडवों को दत्तक पुत्रों की श्रेणी में रख सकते हैं। अतः वंश अलग और अंश अलग होने से उनका विवाह वर्जित समगोत्रीय विवाह कतई नहीं था। आज भी हिंदू समाज में एक ही घर या गोत्र में दोनों सगी बुआ भतीजी साथ साथ ब्याही जाती है, जो मान्य है। समगोत्रीय विवाह में भी कुछ नियम उस वक्त थे जो आज की जेनेटिक साइंस से पूर्णतया सहमत है। अर्थात पिता की वंशावली से 14वीं पीढ़ी और माता की और 11वीं पीढ़ी की बाद की संतान का समगोत्रीय विवाह मान्य था। धीरे धीरे यह अंतर घटकर पिता ओर से 7वीं पीढ़ी और माता की ओर से 5वीं पीढ़ी तक सिमट गया, और पीढ़ियों का एक लंबा अंतराल समगोत्रीय विवाहों से होने वाले आनुवांशिक दुष्प्रभावों और नकारात्मक परिणामों को शून्य प्राय कर देता है। इसका ज्ञान उस वक्त के लोगों को बखूबी पता था, और आज की मेडिकल साइंस भी इसकी पुष्टि करती है। इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने समगोत्रीय विवाहों को गलत न मानकर उसको सही माना है। भगवद गीता या महाभारत ग्रंथ में भी कृष्ण ने इस अंतराल नियम और इसके उपरांत होने वाले समगोत्रीय विवाह को सही बताया था। आज की शादियों में माता, पिता, नाना, नानी आदि गोत्र में शादी वर्जित है, पर इसमें कितनी पीढ़ियों के अंतर पर शादी समगोत्र में मान्य होती थी, इसके बारे कितना लोगों को पता है। अतः अपनी सीमित ज्ञान और अल्प बुद्धि द्वारा किए गए इन विवाहों के आधे अधूरे विश्लेषणों से यादवों, कृष्ण और उस काल के विद्वान नीति नियंताओं की सोच, ज्ञान और कार्यशैली पर उंगली उठाने वाले से इतना ही कहूंगा कि कोई भी विधि, कानून, आचार संहिता, नियमादि मनुष्य, समाज और राष्ट्र की भलाई, विकास, सहूलियत और देश काल के मद्देनजर बनाए जाते और मिटाए भी जाते हैं। जो कल तक सही था वो आज गलत हो सकता है। जो आज गलत है वो आने वाले कल में सही माना जा सकता है। जो भारत में सही है वो अमेरिका में गलत हो सकता है। जो अमेरिका में गलत है वो चीन में सही हो सकता है। प्राचीन काल के भारत में 8 प्रकार के विवाहों को वैधता प्राप्त थी। आज कितने प्रकार के विवाहों को वो मान्यता प्राप्त है? असुर, गंधर्व, राक्षस, पिशाच विवाहों को आज कोई नहीं जानता, जबकि किसी काल में ये भी वैधानिक होते थे, या कहिए कि उस काल समाज की विभिन्न मानव जातियों में यह मान्य थे। उस काल में आज के अलग देश, अलग समुदायों की भांति शादी के नीति नियमों में विविधता विद्यमान थी। कहीं पर दहेज की प्रथा थी, तो कहीं पर वधू का मूल्य चुकाकर शादी की जाती थी। कैकर और मध्य जनपदों में वधू के उसके पिता को कीमत देकर शादी की जाती थी। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री को खरीद कर लाया गया था। कन्याओं को स्वयंवर से अपहरण कर उनके सगे संबंधियों से या तो युद्ध करके या उनके द्वारा निश्चित किसी शर्त या प्रतियोगिता को पूर्ण करने पर विवाह आम थे। गंधर्व विवाह, जिसमें कोई भी जीवित मनुष्य दंपति के विवाह का साक्षी न होता था। उनके गोत्रों को कौन बांचता था कि वो समगोत्रीय है या नहीं? शकुंतला और राजा दुष्यंत इसका उदाहरण है। तो सार यही है कि उस काल को आज के काल से और आज के काल को भविष्य से जोड़कर देखने पर कथ्य और तथ्य भ्रम की पूर्ण आशंका रहेगी। बेहतर यही है कि भूतकाल को भूतकाल के नजरिए से ही देखें तो परिस्थितियां ज्यादा सही प्रकार से समझ आएंगी।
मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।